अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सलाम करते ही देखें ये आईपैड गिर गया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू राइज एंड शाइन। मैं हूं ज़ुहैब हसन और मेरे साथ होती हैं नादिया खान, जो कि 10 बजे आपको ज्वाइन करेगी। बार बार रोज़ाना आऊँगा, रोज़ाना आपको बताऊँगा। शो आप पसंद करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 आप ये शो देखते हैं और इस शो में बहुत कुछ होता है आपकी मालूमात के लिए। इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज़ भी हम टैकल करते हैं इस शो पर। तो हमारे पास वक्त होता कम है, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है। तो मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी से बताएं कि आज के शो में क्या करने जा रहे हैं हम। लाहौर में और पंजाब में बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसका अहवाल आपको देंगे। इसके साथ साथ एक्ट्रेस हुमैरा से मुतालिक जो डिटेल्स आई हैं, अपडेट सामने आई हैं, वो भी आपको देंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ एक ख़ास पर्सनैलिटी हमारे साथ होगी जो कि यूथ अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक प्रोग्राम है नौजवानों को लेकर और उसमें ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स पर अब फोकस किया जा रहा है। तो उसके चेयरमैन हमारे साथ होंगे, राना मशहूद साहब, उनसे भी बात होगी। और फिर 10 बजे के बाद हम शो पर शामिल करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है, तो इससे पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और कितना ज़रूरी है, इस पर बात होगी। कंटेंट क्रिएटर ताहा, बड़े यंग टैलेंटेड एक बच्चा है जो कि बड़ा ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग करता है और बहुत उसको आप पसंद कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ होगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मुलाकात आपकी शो के एंड पर कराएंगे। तो शो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले लाहौर की बारिशों का जिक्र करते हैं। 8 घंटे बारिश का तारीखी नया स्पेल आया है, नया रिकॉर्ड बन गया है। लाहौर में 8 घंटे से बारिश हुई है और औसतन तकरीबन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया है। माहिरीन मौसमियात ने इसे सेंचुरी बारिश करार दिया है। सेंचुरी बारिश इसलिए है क्योंकि लाहौर के बेशतर इलाके, जिसमें लाहौर सिटी है, 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 110। अभी ज़रा मनाजिर भी दिखाई है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और ये गड़े पड़ गए हैं, कुछ रोडें बैठ गई हैं बारिश की वजह से और हादसात भी हुए हैं। अच्छा जी, लक्ष्मी चौक 110, बाकी समनाबाद 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, निश्तर टाउन में 108, फरुखाबाद 102। तो 100 से तो नीचे कहीं बारिश हुई नहीं है। और फिर उसके बाद के शायद सुबह के मनाजिर हैं। कुछ इलाकों में हमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ इंतजामिया ने भी तेज़ी से काम किया है, लोगों ने कुछ अपनी मदद के तहत भी सड़कों से पानी निकाला, क्योंकि कल बहुत बुरा हाल था। सड़कों पर कई फीट पानी जमा था, हादसात हो रहे थे, बाइक्स गिर रही थी, लोगों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई थी। ये देखिए, ये मनाजिर हम उस वक्त दिखा रहे हैं जब बारिश हो रही थी। ये एक रिक्शा जा रही है, पूरी रोड आप देख रहे हैं कि बारिश के पानी में बह चुकी है। बाइकर्स को बड़े मसाइल का सामना है। अब हमने देखना यह है कि क्या इंतजामिया कितनी, ये एक टेस्ट होता है इंतजामिया का। दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब मानसून आता है और उसके बाद बारिश होती है और उसके बाद की सूरत हाल होती है, उससे ही पता चलता है कि इंतजामिया कितनी मुतहरिक थी और मशीनरी कितने मुख्तलिफ इलाकों में जाके काम कर रही थी और पानी निकाला गया या नहीं निकाला गया। तो समना कमाल ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, उनसे ज़रा डिटेल्स देते हैं और सुबह का अहवाल लेते हैं। समना, वेलकम करते हैं शो पर आपको। मुझे बताएं, कल तो अहवाल यही था, तमाम मीडिया हाउसेस पर चल रहा था कि लाहौर पानी पानी हो गया है और हर सड़क पर पानी नजर आ रहा था, हादसात भी हुए। सुबह के औकात में इस वक्त क्या सूरत हाल, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी बिल्कुल ज़ुहैब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल लाहौर पानी पानी था और बहुत ही बुरा हाल था। सारा साल ये बताया जाता है कि मुतलका इदारे अलर्ट है और मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है लाहौर की सूरत हाल यूं ही रहती है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती हैं और कल कई हादसात भी जो है वो रोनामा हुए। 7 से 8 घंटे कल मुसलसल बारिश हुई। हमने देखा कि लोगों की गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई, कई हादसात भी रोनामा हुए, लेकिन उसके बाद जो है शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत भी पानी निकाला। वासा भी हमें नजर आई जिन्होंने बाद में पानी निकाला। अब सुबह का ये जो ये सूरत हाल है कि तमाम तर जो रोड्स है वो इस वक्त क्लियर हो चुकी है, नकासी आपको जो है यकीनी बनाया जा चुका है और जो है ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो भी इस वक्त रवा दवा है। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, गुज़िश्ता रोज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा पानी खड़ा होने की वजह से जो है यहाँ पर 15 फुट का जो है वो गड़ा भी पड़ गया। अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 15 फुट का गड्ढा यहाँ पर पड़ा, जिसकी वजह से जो है एक पोल भी इसमें गिर गया और जो है शहरियों को काफी ज्यादा मसाइल का सामना लगा है और ये मिट्टी से जो है इस शगाफ को जो है वो भरा गया। और ये भी मैं बताती चलूं कि मानसून के पेश नजर क्योंकि लाहौर में जो है नकासी आपके लिए जो है ड्रेनेज सिस्टम कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। तो मुझे बताएं, नशेबी इलाकों का क्या हाल है? नशेबी इलाकों का बताएं क्या हाल है इस वक्त?
जी देखिए, नशेबी इलाकों से भी अब जो है वो पानी निकाला जा चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो अब भी वहाँ पर जो है वो मौजूद है, यानी कि गटर का पानी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर है। और इसके अलावा कल हमने देखा कि घरों में भी जो है वो पानी दाखिल हो चुका। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिन जिन जगहों पर पानी ज़्यादा खड़ा होता है वहाँ वासा की जानिब से जो है वाटर स्टोरेज टैंक्स भी बनाए गए हैं कि बारिश का जो पानी है वो उन टैंक में जमा हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम तर इलाकों में, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन, वहदत रोड, कजाफी स्टेडियम, वहां पर भी हमने देखा कि कई कई फुट पानी जो है वो खड़ा रहा। और ये वो जगह अच्छा, है हादसात भी रिपोर्ट हुए, वाटर टैंक बनाए गए। मुझे बताएं समना, हादसात भी हुए हैं, 3 अफराद की जान चली गई है, 8 शहरी जख्मी हुए हैं। इससे मुताल्लिक भी बताइए, और महकमा मौसमियात क्या कह रहा है कि मजीद भी बारिशें होंगी? जी देखिए, जब भी लाहौर में मानसून बारिशें होती हैं तो हादसात होना मामूल की बात है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल की मैं बात करूंगी कि गवाल मंडी में जो है एक खस्ता हाल घर की जो है वो छत गिर गई, जिसमें जो है एक बच्चा जो है वो जान की बाजी भी हार गया। और इसी तरह ओवरऑल जो तादाद बताई जा रही है वो 36 के करीब जो अफराद जो है वो जान की बाजी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जब बारिश शुरू हुई, बारिश जब चल रही थी, यानी इस दौरान क्या अमला काम कर रहा था, मशीनरी काम कर रही थी या नहीं काम कर रही थी? क्योंकि ये तो सुबह के औकात में आपने कहा कि कदरे बेहतर हो गई है सूरत हाल, तो रात भर क्या मनाजिर देखने में आया, क्या ऑब्जर्व कर सकी आप? जी देखिए, एक आध इलाकों में वासा की टीम हमें मुतहर्रिक नजर आई, लेकिन कई मुतअद्दिद इलाके, अगर आबिद मार्केट की बात की जाए, इसके अलावा ज़हूर इलाही रोड जो कि अहम शाहराह है लाहौर की, कजाफी स्टेडियम की तरफ में बात की जाए, वहाँ पर वासा की टीम अमूमन हमें अलर्ट नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि निकासी आपको बर वक्त यकीनी जो है वो नहीं बनाया गया और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना भी रहा। जी, बहुत शुक्रिया समना कमाल ने लाहौर से हमें अपडेट किया। और वो ये लाहौर में अभी सूरत हाल बेहतर है, इंतज़ामिया भी मुतारिक दिखाई दे रही है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी सड़कों से पानी निकाला है जो वो कर सकते थे। खैर, लाहौर की बारिशों पर हम नज़र रखेंगे, लेकिन हम आगे हमने अपडेट लेनी है एक्ट्रेस हुमैरा असगर की जो डेथ हुई है उसके बाद उनकी डेड बॉडी से मुताल्लिक उनके बहनोई आए हैं, बहन आई हैं, फिर उनकी डेड बॉडी को लाहौर रवाना कर दिया, पंजाब रवाना कर दिया गया। तो इसका हम अहवाल देंगे, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने कोयटा से, ये ज़रा दिखाइए मनाजिर अगर आपके पास है, लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। कल्लात, मस्तूंग और लोरालाई में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने हमले किए हैं। लोरालाई के करीब बाज़ मुसाफिरों के अगवा की इत्तला भी मौसूल हुई हैं और असिस्टेंट कमिश्नर जोब नवीद आलम के मुताबिक दहशत गर्दों ने 9 मुसाफिरों के अगवा के बाद फायरिंग करके शहीद किया है। तो अब ये फितनाल हिंदुस्तान है, ये प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की जो कि वहाँ पर दहशत गर्दी कराने की। और ये कल भी ISPR की तरफ से DG ISPR ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें बताया था कि अफगानिस्तान के ज़रिए ये दहशत गर्दी भी कराई जाती है, ओवर द ईयर्स ये होता रहा है। बलूचिस्तान को वहाँ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया शोधा के इसाले सवाब के लिए, और इसमें भी इस अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारी ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ नबरदाज़मा रहेगी पाक आर्मी, और ये भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार दिया गया है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी और किसी को पाकिस्तान का आम तबाह करने की, बर्बाद करने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये 2 खबरें थी जो आपको देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं और उस मामले की बात करते हैं जिसे सबको हिलाकर रख दिया। और ये यानी इस दौर में जब इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके बावजूद एक खातून की डेथ होती है, 8 महीने पुरानी उनकी लाश मिलती है उनके फ्लैट से। तो बड़े सवालात इस मामले ने खड़े कर दिए हैं। तो वकास बाकर ने मैं ज्वाइन किया कराची से। वकास, मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या हो रही हैं, कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उनकी डेड बॉडी रवाना कर दी गई है पंजाब, कौन लेने आया था उनकी डेड बॉडी? जी बिल्कुल, देखिए अदाकारा हुमैरा असगर की जो अलमनाक कहानी है वो तन्हाई
जहनी सेहत के मसाइल, ग्लैमर की दुनिया और ऐसी इन्हीं से जुड़ी कहानियों से मुंसलिक है कि कराची जैसे शहर में जहां बर्क रफ्तार जिंदगी है, वहां पर एक खातून जो अकेली फ्लैट में रहती है और वो कई माह तक अपने राब्ते में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो उनके लाखों मद्दा हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से उनके ताल्लुक रखने वाले कई उनके दोस्त हैं, लेकिन कई माह तक अदाकारा हुमैरा असगर राब्ते में नहीं रही, लेकिन किसी ने राब्ते की कोशिश नहीं की। हद ये हुई कि जब बैलिफ वहां पर पहुंचा मकान खाली कराने तो उसको पता चला कि ये मुर्दा हालत में हुमैरा असगर पाई गई। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का मरहला अब शुरू होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही उनकी भाई और बहनोई लाश लेकर पंजाब रवाना हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के कई दावी हैं, ताहम हमने देखा है कि इस तरह के जो पुरअसरार केसेस होते हैं उसमें जो असल कहानी वो अब सामने आएगी। जो जिस तरह की उनकी अलमनाक मौत है, जिससे पता चलता है कि अक्टूबर के बाद से उनका सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं है। और वकास ये भी बताया कि उनके खानदान वालों की तरफ से उनमें से कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और उसमें कुछ अजीब सी बातें की जा रही हैं जो कि यकीनन जिन पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इससे मुतालिक आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, इस जो उनके खानदान वालों ने पहले उनके वालिद ने जो टेलीफोनिक राब्ता यहाँ पर कराची के सहाफ़ियों के साथ हुआ उस पर उन्होंने हुमैरा असगर की लाश वसूल करने से इनकार किया। फिर उसके बाद उनके भाई आए, उन्होंने तरदीद की। ये मामला भी बड़ा खासा अफसोसनाक है कि वालिदैन या उनके अहले खाना पहले तो हुमैरा असगर को की नाश को वसूल करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ मनफी और कुछ जो है वो गलत खबरें फैलाई गई, जिससे जो है वो उनकी फैमिली की भी कैरेक्टर असोसिएशन हुई। बहरहाल अब इस वक्त जो पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है कि जो मालिक मकान थे उनका इसमें क्या किरदार हो सकता है, उनके अहले खाना 6 माह तक क्यों राब्ते में नहीं रहे, बिजली का बिल अदा नहीं किया गया और घर पर जो है वो बिजली मुनक़ता रही और उसके बावजूद किसी ने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। कई एक पहलू है जिस पर कोशिश की जा रही है। अभी उनकी मुफस्सिल मेडिकल रिपोर्ट आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, तो जिस केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आनी है, जिसकी बुनियाद पर बहुत हद तक तयन किया जा सकेगा कि उनकी मौत किस वजह से वाक़ हुई। ताहम जो अभी तक गिविंग सर्कमस्टेंसेस हैं जो सामने आ चुके हैं उसकी बुनियाद पर अच्छा, किसी भी मुझे बताएं, कोई भी इम्कान यानी कोई चीज़ खारिज से इम्कान नहीं है ना अभी तक? यानी हर पहलू पर तहकीकात होगी कि ये मर्डर भी हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मर्डर भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो शवाहिद सामने उससे लगता नहीं है कि कोई किसी और फर्द की एक मर्डर की सूरत है। इनका जो है तबई मौत दिख रही है और खुद हालात से, तन्हाई से, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं या माली मामलात की वजह से, तो अभी तक की जो सूरत हाल उसमें कोई मुझे बताएं डिटेल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें क्या कुछ पता चल सकेगा? देखिए, डिटेल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी, उससे जो है उनकी आखिरी जो उन्होंने कोई खाना खाया है, कोई चीज की है या उससे कोई और ऐसी चीज कि अगर किसी और ने कोई जर्ब लगाई है तो उसकी बुनियाद पर जो है। वकास, बहुत शुक्रिया, आपने इस केस से मुतालिक हमें अपडेट किया। अब हमें ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की बात करेंगे। एक इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ होंगे। उनसे जानेंगे कि यूथ के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे फोकस किया जा रहा है यूथ को एलिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर मुल्क ने तरक्की करना है तो यूथ ने तरक्की करनी है और बाइख्तियार बनाना है आपने अपनी नौजवान नस्ल को। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। ज़ोहैब हसन आपके साथ। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और जैसे ब्रेक पर जाते हुए मैंने कहा था कि यूथ को अगर फोकस करेंगे और नौजवानों को अगर फोकस करेंगे तो फिर ही आपका मुल्क तरक्की कर सकेगा। और वो जो एक कहते हैं ना कि डिस्कनेक्ट सा अगर किसी भी मुल्क में नौजवानों और हुकूमत के दरमियान या इदारों के दरमियान हो तो वो डिस्कनेक्ट जो है वो किसी सूरत सही नहीं होता। अच्छा, इसी चीज़ को रियलाइज़ किया जाता है हुकूमतों की तरफ से, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये रियलाइजेशन है और वो पहले से ही है। ओवर द ईयर्स जैसे हमने टेन्योर्स इनके देखे तो ख़ास तौर पर तवज्जो यूथ के ऊपर होती है। इनको बाइख्तियार बनाना है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाना है, फिर रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने हैं, तालीम के मौक़े फ़राहम करने हैं ताकि उनको एक सेंस ऑफ ओननेस आए
यही सेंस ऑफ ओननेस ज़रूरी होता है। तो ये रियलाइजेशन और ये एक प्रायोरिटी बेसिस पर सोचा गया हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक जामे प्रोग्राम है। इसमें स्पोर्ट्स को भी फोकस किया गया है कि नौजवानों की तरजीहात खेलकूद की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ भी हों, लेकिन तालीम के मौके भी उनको फराम किए जाए, रोज़गार के मौके भी फराम किए जाएँ। तो इसी सिलसिले में हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब ने, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और इससे पहले बड़े पोर्टफोलियोज उनके पास रह चुके हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। चाय कॉफी आपने ली? नजर नहीं आ रही मुझे पिया। वो हटा दिए उन्होंने। अच्छा, हटा दिया, सही है। सर मुझे बताएं कि ये नौजवानों के लिए सोचा आपने और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। पहले तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम से मुताल्लिक बताइए कि इसमें क्या कुछ है नौजवानों के लिए। स्पोर्ट्स पे तो हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की एक हिस्ट्री है। जब 97 में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने, तो यूथ के लिए जो डायरेक्शन थी, क्योंकि पाकिस्तान का यूथ बल्ज हमेशा से दुनिया के मतलब अगर 64% दुनिया के 3-4 मुल्क ही हैं जो इतना बड़ा यूथ बल्ज रखते हैं, और जितनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हवाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान को चैलेंजेस भी बहुत हैं कि अगर हम अपनी इस यूथ को पॉजिटिवली गेज ना कर सके, अगर हम इनको कोई एक प्लेटफॉर्म ना दे सके जिसके ऊपर ये अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर आगे जा सकें, तो उसके ऊपर 97 से शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना एजुकेशन एंड यूथ इनिशिएटिव्स पे काम शुरू किया। और जब गवर्नमेंट गई और 2008 में जब दोबारा वापस आए तो मैं डिप्टी स्पीकर बना पंजाब असेंबली, और उसके साथ मुझे यूथ मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया। इससे पहले भी मैं अपोजिशन के अंदर भी मैं जो कमेटियां बनी हुई थी उसमें यूथ पर मैं ही काम करता था। तो उसके अंदर तालीम की मिनिस्ट्री भी आपने वो 2013 में आई। 2013 में बिल्कुल। तो 2008 के अंदर हमने पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पे काम शुरू किया और 2011 में हमने उसका लॉन्च किया। और उस यूथ पॉलिसी के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे उसकी बुनियाद पे फिर बाकी सूबों ने अपनी अपनी यूथ पॉलिसी देनी शुरू की। और उस पॉलिसी के ऊपर जो है हमने लैपटॉप्स, क्योंकि उसमें ये चीज़ आई कि बच्चों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जो है लेके जाना है, उनको पाकिस्तान की बका तालीम के अंदर है। तो हमारा फोकस, हमने जो लैपटॉप्स देने शुरू किए, हमने जो एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड, बच्चे और बच्चियां जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं थे, उनको हमने एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड देना शुरू किया। हमने स्कूल्स का दानिश स्कूल सिस्टम उन इलाकों में बनाया जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे और जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। हमने बच्चियों को ज़ेवर तालीम के नाम से उनको स्टाइपेंड देना शुरू किया, क्योंकि अमूमन वालिदैन बच्चों को तो स्कूल भेज देते थे, बच्चियों को नहीं भेजते थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ज़ेवर तालीम के नाम से शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया, जिसमें बच्चियों को स्टाइपेंड दिया जाता था, जिससे बच्चियों की तादाद में इजाफा हुआ। जब हमने ये शुरू किया तो पंजाब के स्कूलों के अंदर 70% से 78% तक बच्चे थे और 22% इन अजला के अंदर बच्चियों का था। आज अल्लाह के फजल से 50% पे आ चुका हुआ है। तो ये एक पूरी एक तहरीक थी जिसको हम लेके चले। हमने सॉफ्ट लोन्स देने शुरू किए और फिर जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर हम जो कुछ कर रहे थे उस मॉडल को उठा के हमने रेप्लिकेट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स देने शुरू किए। आज जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा आए हैं और उनकी हुकूमत के अंदर, मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड जो हमने पंजाब में शुरू किया था, अब उसको हमने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बना दिया है। अब पाकिस्तान के बच्चे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह दानिश स्कूल अथॉरिटी जो पंजाब की थी, अब उसको पाकिस्तान दानिश अथॉरिटी बना दिया है। पूरे पाकिस्तान में हम स्कूल्स गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, KP के पंजाब में तो थे ही, तो हर जगह इस्लामाबाद हम उन तमाम बच्चे बच्चियों के लिए ये सहूलत लेकर आ रहे हैं। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है ये 4 E's के ऊपर है। अच्छा, एजुकेशन, इंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ये जो होती है एनवायरनमेंट। अच्छा, इनके ऊपर हम खड़े हैं
तो इसके साथ साथ हम कर क्या रहे हैं कि इन 4 E's के नीचे जिस तरह हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिस तरह हम ऑनलाइन, अब हमारा डिजिटल यूथ हब 26 मार्च को लॉन्च हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया, और उसके अंदर अब हमने 1 विंडो ऑपरेशन अपने बच्चों के लिए बना दिया है कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पे जाके चाहे कोई चीज़ स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हैं एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमने दुनिया का सबसे बड़ा ये पोर्टल बना है जिसके अंदर आज जब जाएंगे तो लाख से ज़्यादा मुलाजमतें इस वक्त हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, हमने वो तमाम मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से इस साल हम नेफ्टेक और टेफ्टास के ज़रिए जो टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम 15 लाख बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ रोज़गार दिलवाएंगे और अच्छा, ट्रेनिंग्स मुझे हम बताएं दिलाएंगे। कि यहाँ खास जो हिकअप है वो ये है कि अवेयर नहीं है बच्चे कि ये प्रोग्राम चल रहा है और इससे हम फ़ायदा इस्तेफादा कैसे हासिल कर। जैसे बड़ी हमारे शो पर भी बच्चे आते हैं, इतना क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ इजादात करते हैं ऐसी कि जिनको अगर पेट्रनाइज किया जाए हुकूमत। तो मुझे बताएं कि कोई नंबर्स हैं जिन पर बच्चे राब्ता कर सकते हैं खुद अपने टैलेंट के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहते हैं उनको आप लोन्स देना चाहते हैं? देखें, डिजिटल यूथ हब जो है ना, हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, आपको किसी को सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी जो काबिलियत है, तालीमी काबिलियत, आपका जो एक्सपीरियंस है, जब आप इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं डिजिटल यूथ हब के ऊपर ऑनलाइन जाके, तो फिर होता क्या है कि ये AI बेस्ड है, ये आपकी काबिलियत, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताना शुरू कर देता है कि आपके लिए आज ये जॉब आपकी काबिलियत के मुताबिक पिंडी में अवेलेबल है, कश्मीर में अवेलेबल है, ज़ियारत में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चैनलाइज करता जी है जी, और वो खाली पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर जो हैं ओवरऑल जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब में क्या निकल रही है आपकी, उसके मुताबिक चाइना में क्या निकल रही है, जापान में क्या निकल रही है, साउथ कोरिया, कनाडा, यू नेम इट। तो ये एक ऐसी हमने एक अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को दी है, और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल है, ये वेन में रखिएगा, जिसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो, जब हमने 26 मार्च को लॉन्च किया था, 26 मार्च के लॉन्च से आज के दिन तक 14 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 5-6 हज़ार दिन की है कि इससे ज़्यादा बच्चे रजिस्टर नहीं कर सकते। आज के दिन तक 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां इस पर रजिस्टर हो चुके हैं, और डेली का 5-6 हज़ार रेगुलर आ रहा है। कोई 1.5 लाख का बैकलॉग है, क्योंकि वो बच्चे जब करते हैं तो वो बैकलॉग भी क्रिएट होता जा रहा है। हम इसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ओवरलोड। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बच्चे बड़े वाइब्रेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी इसमें मैं तो जिस तरह बताया कि हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, मैं उसकी एक मिसाल हर जगह देता हूँ कि उसका जो पहला बेनिफिशरी था, उसके वालिद साहब DG खान में रंग रोगन करने का काम करते थे। बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से काम करना ऐन इबादत है। तो वो मेहनत से अपने बच्चे को रिज़्क़े हलाल से पढ़ा रहे थे, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे कि वो पढ़ सकते। तो उनको जब ये स्कॉलरशिप मिला तो आज वो बच्चा जो है वो अमेरिका के अंदर सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। और इस तरह की 4.5 लाख से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, और ये रेगुलर है। ये मतलब हर साल। ये तो हमारा इस प्रोग्राम की बात हो गई ओवरऑल। अब हम जरा स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरफ भी आते हैं ना, कि ये जो आप कराची तशरीफ लाए, हम वेलकम करते हैं आपको। तो ये क्या प्रोग्राम है, किन किन खेलों पर फोकस किया जा रहा है? अभी ये क्रिकेट फोकस है। देखें, मैं जिस तरह बताया था ना, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में 4 E's के नीचे बच्चा चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, चाहे आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहता है, IT में एक्सेल करना चाहता है, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज बने क्लाइमेट चेंज के, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रीन इकोनॉमी की भी निकली, उसमें जाना चाहता है, वॉलंटियरिज्म में जाना चाहता है, तो हमने वो स्ट्रीम्स, और उसके साथ अगर वो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना चाहता है, अगेन वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने वो जो स्ट्रीम स्पोर्ट्स की पंजाब में शुरू की, पंजाब यूथ फेस्टिवल कराया, अरशद नदीम वहाँ की दरियाफ्त था, शजर अब्बास वहाँ की दरियाफ्त था, पाकिस्तान हॉकी टीम की लड़कियाँ, कबड्डी टीम की लड़कियाँ, ये सारी यूथ फेस्टिवल से निकल कर आई। तो जब आप यूथ को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देते हैं तो यूथ में माशाल्लाह
इतना टैलेंट है कि वो अपना रास्ता फिर खुद बना लेते ऐसे, हैं। बिल्कुल तो इसी तरह हमने जब पाकिस्तान के लिए बाकी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ खोली, तो स्पोर्ट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट, इसमें हम 23 गेम्स को टारगेट कर रहे हैं। इन 23 गेम्स के अंदर बॉक्सिंग का टैलेंट हंट इस साल का शुरू हो चुका हुआ है। अब हमने क्रिकेट का टैलेंट हंट शुरू किया है, और इसके अंदर हमने एक प्रोसेस किया कि जिन PSL की टीमें जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनके पास प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके अंदर से फिर लाहौर कलंदर सेलेक्ट हुई, और उसके साथ हमने फिर पूरे पाकिस्तान का, और मैं आपको बताऊं, हम बलूचिस्तान गए। बलूचिस्तान के बारे में अजीबो गरीब खबरें फैलाई जाती हैं। 3 दिन में 20,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने उस क्रिकेट टैलेंट हंट में शिरकत की। बच्चियों की तादाद 800 से ऊपर थी। तो ये एक इतना हौसला अफजा था, और उन बच्चों में जो जोश था अपनी ज़िंदगियां बनाने का, आगे एक्सेल करने का। तो ये तो सिर्फ क्रिकेट टैलेंट हंट है, इस तरह की 23 गेम्स का जो है टैलेंट हंट होगा। कराची में जब हम सिंध में आए तो कल पहला दिन था, पहले दिन के अंदर 25,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन चली गई क्रिकेट के अंदर। तो हम तो इस बात पे हैं क्योंकि अल्लाह के फजल से बच्चों को पता है कि हम मेरिट के ऊपर काम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ खूबी है, वो ये है कि वो क्रेडिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और उस क्रेडिट ये जो है मेरिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और उस मेरिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से इतना इतना ज़बरदस्त बच्चा और बच्ची निकल कर आता है जिनमें ये कॉन्फिडेंस भी होता है। कराची से हैदराबाद जाएंगे आप, और फिर ये सखर, मतलब हमने सिंध के अंदर 4 जगहों पे है। इसी तरह हम पाकिस्तान की 25 शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि ये आगाज़ है। हम 25 शहरों से कर रहे हैं, ये हर साल होना है। अच्छा, इसमें अब ये नहीं होना कि टैलेंट जो है वो निकल आया, अब उसका करना क्या है। ये जो टैलेंट निकलेगा, इसकी ग्रूमिंग, इसको नर्चर करना, इसको एक्सपोजर दिलाना, इसको नेशनली और इंटरनेशनली इनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो ये हमने एक पूरा एक प्लान इन 23 की 23 गेमों का बना के लेकर आए हैं टैलेंट हंट में। शहबाज शरीफ साहब खुद इसको मॉनिटर करते हैं, उनका इतना इंटरेस्ट है कि वो एक एक स्टेप पे, हालांकि कितनी मसरूफियात, इकॉनमी, जंग, बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं हो रही अभी आपसे। तो, हाँ, तो बट उसके बावजूद वो रेगुलर टाइम देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट जो है ना, वही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। मुझे पता है हॉकी का क्या करना है। हॉकी की कल भी खबर आई, और आप देख रहे हैं वो थ्रेटनिंग कॉल्स शुरू हो गई हैं कि अगर आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो टीम जारी है या फिर अभी आपने देखना है इंतजाम? देखें, पहली बात तो ये है कि हम अपने प्लेयर्स जो हैं उनकी जो जान की हिफाजत है वो पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर इंडिया जो है वो अगर इस काबिल नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की प्रोटेक्शन कर सके, तो हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और ये हम सबको जो अदारे हैं उनको बता रहे हैं कि जिस तरह की थ्रेट्स आ रहे हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं। मुझसे अगर पूछे ना, तो पाकिस्तान ने साबित किया बुनियानुल मरसूस में कि हमने इंडिया को अंदर घुस के मारा। तो अब हमारे नौजवानों में जज्बा इतना है कि वो अंदर घुस के मारेंगे। और इस वक्त हॉकी को एक और चीज, ये रिवाइवल हो सकता है, वैसे ये अपॉर्चुनिटी भी है। हॉकी का रिवाइवल हो चुका है। ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, हॉकी में 2 कैंप बने हुए थे। उन्होंने एक दोनों को बिठा के एक कैंप किया, उसके अंदर प्योरली मेरिट पे सिलेक्शन कराई, और पाकिस्तान ने 11 साल बाद अजलान शाह कप के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में 11 साल बाद वो विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आया। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, वो जो था क्वालिफायर में जरा हार गया। देखें, ये तो अभी एक स्टार्ट है। हमारे बच्चों में टैलेंट इतना है कि पिछले 1 साल में देखें हम, चाहे वो चैंपियंस कप है, चाहे मतलब हर जगह पे अब वो विक्ट्री स्टैंड तक पहुंच रहे हैं। और ये वो टीम है जो पिछले 10 साल से कहीं पे भी नहीं नजर आ रही थी। 12वें 14वें नंबर से आज आप 4थे 5वें 6ठे नंबर पर आ गए हैं। तो एक कंटिन्यूस एफर्ट तो बस फिर यानी आप ये एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे? अगर नहीं होता तो आप ये कहेंगे फेडरेशन को कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे कराया? हम बिल्कुल उनको कहेंगे कि अगर हमारे प्लेयर्स की प्रोटेक्शन, उनके ऊपर कोई इशू है, तो हमें इंडिया पर एतबार नहीं है। सही है, और इंडिया पर एतबार करना भी नहीं चाहिए। अच्छा राणा साहब, वैसे आप जिस कैपेसिटी में ज़ाहिर है, अब आपकी जिम्मेदारी इतनी यानी अहम जिम्मेदारी है, उसी की बातें हो रही है, लेकिन सीनियर पॉलिटिशियन है आप। अब मेरा दिल जा रहा है कि भाई पॉलिटिक्स की भी बात करें, वक्त भी हमारे पास कम रह गया। 2-3 बुनियादी सवाल। भाई पॉलिटिक्स ठीक चल रही है,
कंट्रोल में है मामला, हुकूमत ग्रिप मजबूत है या फिर देखें, मैं जब पहली दफ़ा एक ओहदे पे पहुंचा तो मुझसे उन्होंने सवाल किया, जब मैं डिप्टी स्पीकर बना तो मुझसे बीबीसी ने सवाल किया कि जी आपका फ्यूचर का क्या है। मैंने कहा यार हमें तो अगले दिन का नहीं पता। सियासतदान बदकिस्मती से असेंबलियों को ऐसा बना दिया गया है कि कहीं से समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये जो पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई थी ना, मायूसी, और पाकिस्तान में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म जो है ना वो आइनी कानूनी तरीके से घर नहीं गया था, उसको जो है किक आउट किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म था जो 2023 के अंदर आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया था। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सियासत करना हर एक का राइट है। मैं कानूनदान भी हूँ, मैं सिविल राइट्स की हमेशा हमने जिद्दोजहद की है। जहाँ पर किसी के सिविल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की असास पे हमला करना, पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला करना, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करना, भाई ये काम तो कुलभूषण यादव जैसे एजेंट करते हैं। इजाजत नहीं दी जा तो रही, इसकी हर तो बच्चा इस पे ज़ाहिर साथ खड़ा है, इस पे तो कोई दो राय नहीं, एक रेड लाइन है। रेड लाइन है। और अगली बात, मैंने तो पहले दिन कहा था जब 9 मई हुआ था, तो मैंने कहा था कि पीटीआई जो है वो अपने आप को इन फसादियों और इंतशारियों से डिस्टेंस करे, माफ़ी मांगे, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि सियासी जमातों के अस्करी विंग नहीं हो सकते, और जिस सियासी जमात का अस्करी विंग होगा उस जमात को सियासत करने की इजाजत अच्छा, नहीं एक होगी। और चीज ऐसी, पंजाब में रहे ना भाई, आपने पंजाब में डायनेमिक्स देखे, मलिक साहब थोड़े से हार्श नहीं हो गए? जरा सा हार्श हो गए। मलिक अहमद साहब जो है ना वो बड़ा समझदार इंसान है, और वो बहुत ही पेशेंस के साथ फैसले करने वाला और बड़ी जो प्रूडेंस रखने वाला इंसान है। मेरा अपना ख्याल है, मेरी उनसे इस तरह अभी तक बात नहीं हुई जो वो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि असेंबली के अंदर बात करने का आपका राइट है, क्योंकि आप वोट लेकर आते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो मुझको मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा असेंबली से निकाला गया, मुझे 11 दफ़ा जेलों में भेजा गया मेंबर होते हुए, लेकिन हमने कभी गमला नहीं तोड़ा। ये डेकोरम ऑफ असेंबली जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है। हाँ ज़ाहिर है, असेंबली चलाने के लिए जिम्मेदारी है भाई आप लोगों की, आवाम की आवाज़। तो जो शख्स डिस्क्वालिफिकेशन तक जाना, मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे पूछें तो मैं तो, क्योंकि मैं डिप्टी स्पीकर भी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा एक तो स्टेप हार्श है, और दूसरा ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जिसमें मुश्किल हो जाएगी। आप आते हैं अवाम का मैंडेट लेके आए, तो वो अवाम के मैंडेट पे ही रहने दें, बाकी जो है वो डैमेजेस भी डालें। राना बशीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में जी। तो ये राना बशीर साहब थे, चेयरमैन थे यूथ प्रोग्राम के, प्राइम मिनिस्टर का। एक हमने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, उनका बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे कि स्टूडियो में आए और सारी चीज़ें हमें बताएं कि क्या चल रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नादिया खान भी आपको ज्वाइन कर चुकी होंगी, और मैं और नादिया बड़ी मजे की बातें करने वाले हैं, तो कहीं जाएंगे। जी वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू मी आल्सो। मैं वेकेशन पे हूँ, इसलिए 1 घंटा ही जो हूँ शो को दे पाऊंगी कुछ दिन के लिए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे जा रही हूँ। मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं भी हूँ, कहीं कहीं और भी हूँ, लेकिन यहाँ शो पे हूँ। अच्छा भाई नादिया, आज जो है 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। अच्छा, हाँ, तो हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? इस पे कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। अगर एक बार बोलने शुरू हो गई मैं, तो फिर एक तो शो कम पड़ेगा और हो सकता है काफी शर्मिंदगी भी हो। यानी हम इस काम के अलावा क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। या तो मतलब कुछ कर रहे हैं हम काम। खैर, बहरहाल सीरियस भी मसला है, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, स्केर्सिटी हो रही है, पाकिस्तान में भी यही सूरत है, लेकिन पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं हो रहा है, और बढ़ती आबादी हजारों अक़साम के मसाइल भी अपने साथ लेकर आ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी मरदमशुमारी ब्यूरो ने 1 जनवरी 2025 को दुनिया की मजमूई आबादी लगभग 8 अरब 9 करोड़ 20 लाख 34,511 होने का इम्कान जाहिर किया। इसमें 2 बड़े ममालिक हैं, एक भारत और एक चीन।
हाँ जी, तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया है वो तो भारत ने। बनाया। देखिए चीन का तो ये कि वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अपनी फोर्स बना लिया है, तो और बहुत आगे निकल गए हैं, दुनिया से आगे निकल गए हैं, लेकिन गुर्बत का भारत खात्मा ने किया। जो है अपनी जो आबादी है उसको गरीबी कर दिया और उसको बुरे हाल में छोड़ दिया है कि बस जी अपना खुद ही देखिए, हम नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, तकरीबन तो 1 उनके अरब लिए ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और ये बड़े और इतने मतलब कितने तालीम और इतनी सुपर पावर का जो वो क्लेम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने क्यों नहीं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है? बिल्कुल ऐसे 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी है। और देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल तो इसलिए जरूरी है कि आप कितनी मैनेजमेंट कर लें, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ रही है तो जो चीज 5 लोगों के लिए है और एकदम से 10 लोग आ जाएं तो जाहिर है वो कमी होगी, और कमी होगी तो चीना झपटी होगी। ज्वाइन किया डायरेक्टर टेक्निकल हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर नाइला अल्ताफ साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा से जानते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या इकदाम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन पे। देखिए इतना बड़ा ये मसला है और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे कि हम इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इतने लोगों के लिए, और पता लगा आबादी डबल हो गई अगले 2 साल में, तो ये कैसे होगा? कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? पहिए लगे हुए हमारी आबादी को। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात की है, और आलमी यौम आबादी के हवाले से। और अभी जैसे आप कह रहे थे कि इंडिया और चाइना पहले और दूसरे नंबर पे हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान भी 5वें नंबर के ऊपर है, जबकि हमारा रकबा कम है, और इंडिया और चाइना जो है रकबे के लिहाज से भी बड़े मुल्क हैं। तो आबादी की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, वो पाकिस्तान में जैसे 331 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में है, और चाइना में जो है वो 151 है, मतलब उससे कम है, आधे लोग उतने एरिया में रह रहे हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि आबादी को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं या नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अरसे से, ये तो बहुत डेकेड से ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें दो साइड्स होती हैं। एक हर चीज की एक डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी डिमांड नहीं जनरेट हुई लोगों में पॉपुलेशन कंट्रोल की। सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन उन पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आते जितने के लोगों को आना चाहिए। अभी एक जो मल्टीपल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे हुआ है पंजाब में, उसके हिसाब से हमारे पंजाब के जो हैं वो 43% मैरिड जो वुमेन हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही हैं, जबकि ये जो है ये बहुत ज्यादा है। इवन ईरान में जो है मतलब तकरीबन 70% खवातीन जो हैं वो कर रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। तो हमारे यहाँ एक तो लोगों का रुझान इस तरफ चेंज करने की जरूरत है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के ताउन से, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से, लोन से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है फैमिली प्लानिंग के ऊपर, जो कि पहली दफा को फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट हमारे इस डोमेन में आया है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो इसी से जाहिर हो जाती है। उस प्रोजेक्ट में हम सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी बनी है, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि टीवी के ऊपर एड्स आ रहे हैं, रेडियो के ऊपर जिंगल्स आ रहे हैं, फिर ड्रामा सीरीज जो है जैसे पुराने जमाने में बनी थी जंजालपुरा, अभी रिसेंटली जानशीन एक हुई ऑन एयर, इसी तरह भी 2 ड्रामा सीरीज और बन रहे हैं, और बहुत ज्यादा काम हो रहा है लोगों में अवेयरनेस और डिमांड जनरेशन का। क्योंकि फैमिली प्लानिंग जो है ये लोगों की अपनी चॉइस है, ये पाकिस्तान में एज पर मतलब लीगल जो हमारे कानून है उसमें कोई कंपल्शन नहीं है लोगों के लिए कि वो फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट। बड़ा सॉफ्ट जो मैसेजिंग है ना, उससे बढ़ के होना चाहिए। हाँ, ये तो काम नहीं कर रही ये चीजें। इसमें यही है कि लेजिस्लेशन की जरूरत है। लेजिस्लेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी तक हम लैग करते हैं, और उस सिलसिले में भी कोशिशें हो रही हैं। बहुत सारी लेजिस्लेशंस जो हैं, जैसे ईरान में प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो शादी से पहले काउंसलिंग मैंडेटरी है, तो कपल को पहले ही बता दिया जाता है कि किस तरह से उन्होंने स्पेसिंग करनी है, किस तरह से आगे उन्होंने अपनी फैमिली प्लान करनी है। तो वही वाला कानून अगर पाकिस्तान में निकाहनामे में शिक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक शिक शामिल हो जाए निकाहनामे में, जिसकी रूह से जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग तो है, ये आपको काउंसलिंग यानी वाले बच्चों लोग के मुझसे मुताल्लिक डायरेक्ट जरा बात करें। हम तो ये देखिए लोअर मिडिल क्लास, लोअर तबके को कह रहे हैं हाथ जोड़ के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक कोई लेजिस्लेशन नहीं होती इस सिलसिले में, और इसमें बहुत सारी 2-3 लेजिस्लेशन ऐसी हैं जो कि प्रपोज्ड है। एक तो
18 साल से कम उम्र जो शादी है, पंजाब में जैसे शादी की लीगल एज 16 साल है, तो उसको 18 साल सिंध में कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारी जो असेंबली है वो भी एक ऐसा बिल अभी एक मूव हुआ हुआ है, असेंबली के सामने पेश हुआ हुआ है कि 16 से बढ़ा के 18 साल कर दी जाए शादी की उम्र, क्योंकि जितनी यंग एज में शादी होगी एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और उसका बढ़ जाएगा। और दूसरा, निकाहनामे में प्री मैरिटल काउंसलिंग की शिक शामिल करने की जरूरत है कि ऑलरेडी उसकी इम्पोर्टेंस को शादी से पहले ही बता दिया जाए लोगों को। और डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत सारी फिर सर्विसेज की एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हमने अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने की है। सीएम साहबा का बहुत इसके ऊपर फोकस है। अभी आपने देखा होगा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हमारी एक नई इंटरवेंशन आई है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, तो उसमें फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज घर घर यानी डोर। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, आप मुझे बताएं, ये जो लोगों के 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं, आपने ज़रा उन लोगों से बात भी की होगी, उन खवातीन से बात भी होगी, खवातीन क्या कहती हैं इस बारे में? वो ये चाहती हैं, म्यूचुअल उनका ये फैसला होता है या तो मर्द उनको फोर्स करता है, होता क्या है? कोई भी औरत मुझे नहीं लगता खुशी से इतने बच्चे पैदा करना चाहती भी है। नहीं जी, इसमें डिफरेंट सोशल फैक्टर्स भी हैं। जैसे हमारे यहाँ हस्बैंड जो है वो अहमियत तभी देते हैं बीवी को जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसका थोड़ा सा ख्याल किया जाता है। फिर वो इसके अलावा भी मेल जो है, मेरा ख्याल है वो क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो है वो मेल है फैमिली का, तो वो ही डिसाइड करता है। और प्रेगनेंसीज जो है वो प्लान नहीं होती। मेल एंगेजमेंट के ऊपर भी डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, और उस सिलसिले में भी जो है डिफरेंट हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि मेल्स को जो है इस तरफ लाया जाए कि वो अपनी फैमिली को कम से कम रखें और उसको प्लान करें। तो ये डिफरेंट तरह के और हैं। क्या रेजिस्टेंस है आपको मुमकिन, यानी जो रेगुलर बेसिस पर रेजिस्टेंस आती है मेल की तरफ से या फीमेल की तरफ से, क्या आती है, क्या आर्गुमेंट आता है? अभी तो वैसे रेजिस्टेंस काफी कम हो गई है। पहले जो हम समझते थे कि रिलीजियस जो तबका है उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है, लेकिन अब वो भी कम हो गई है। अब पाकिस्तान में काफी चेंजेस आई हैं लोगों के रुझान में, और हमने रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ भी डॉक्टर साहिबा, लेकिन मैं कहूँ तो टीवी पे या मीडिया पे मैंने आप लोगों की ऐसी कोई कभी कैंपेन्स नहीं देखी। बहुत अरसा हो गया, हमारे बचपन में बल्कि फिर भी थी, मुझे याद है तब समझ नहीं आता था क्या ऐड चल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने तो कुछ नहीं टीवी पे देखा। मैंने कोई यूट्यूब ड्रामे देखते हैं, ड्रामों देखिए, औरतें ड्रामे देखती हैं, ड्रामों के बीच में कोई इश्तिहार नहीं आ रहे, कोई ऐसे ऑफिसेस क्लिनिक्स जिनकी प्रमोशन हो, कहाँ हो रही है प्रमोशन? मैंने नहीं देखी एक्चुअली। अब पहले जब हम एड्स देखते थे ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उस वक्त एक ही न्यूज चैनल होता था, पीटीवी। अब इतने ज्यादा चैनल्स हो गए हैं। अभी खैरफा के नाम से एक कैंपेन थी फैमिली प्लानिंग की, आपने डिफरेंट जगहों पे देखी होगी, डिफरेंट चैनल्स पे। तो ये होता है कि हम क्योंकि स्विच ओवर करते रहते हैं। नहीं, मैं भी नहीं देख सका, सकता मैं ना देख सका। फिर वो लिमिटेड हमने नहीं देखा तो वो की वजह से थोड़ा एयर टाइम, फिर उसमें अच्छा उसमें हमारी लिमिटेशन ये है कि इस तरह की जो कैंपेन्स है उनको प्राइम टाइम पे नहीं चलाया जाता टीवी में। वो ये होता है कि क्योंकि उस वक्त बच्चे भी देख रहे होते हैं टीवी, तो वो आमतौर पे उनको जरा थोड़ा रात को 9 बजे के बाद या इस तरह से जो है वो हमें टाइम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायला अल्ताफ साहबा। हम बहुत कुछ देख लिया उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिशें कर रहे हैं। तो एक ब्रेक लेना हमने, राजस्थान पे कहीं जाइएगा नहीं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आज स्पेशल गेस्ट है हमारे शो में। क्या कहते हैं कराची में कहते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। बड़े मजे की लिंगो है यहाँ के लोगों का बोलने का स्टाइल, बड़े तेज बड़े मजेदार अंदाज में। और अब तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो है सोशल मीडिया पे आए हैं, तो अब चैनल वैनल की किसी को जरूरत ही नहीं भाई, अब कोई भी स्टार बन सकता है। अच्छा, स्टार बनने के लिए भी देखे ना, एक वो स्टार बन जाते हैं कि भाई ओवरनाइट स्टार बन गए, कोई ऐसी चीज उल्टी सीधी कर दी और लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं, छोटा पैकेट जो बड़ा धमाका आपने कहा है ना, कि वो बाकायदा स्क्रिप्टिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। कभी अच्छा वो कौन है, वो कभी दरख्त बन जाते हैं, वो दरख्त बन के फिर बताते हैं मैं दरख्त हूँ, तुम्हें मुझसे साया मिलता है, तो देखो मेरी लकड़ी मत काटना, अगर दरख्त काटोगे तो माहौलियात का फर्क हो जाएगा, मैं दरख्त। इस तरह की चीजें, कभी बिल्ली बन जाते हैं वो, कभी कुछ बन जाते हैं। हमारे जो किड्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, बच्चे जो हैं, बड़े मजे का काम कर रहे हैं। तो किसी की सिर्फ क्यूटनेस है, जो बैठ भी जाएं कुछ भी बोले तो प्यारे लगते हैं। और कुछ लोग तलहा की तरह होते हैं जो कि अपनी वीडियोस में एक मैसेज देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी पक्की बातें करते हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि बच्चा कह तो ठीक रहा है, यानी मेहनत कर रहा है बच्चा, ये नहीं है कि ऐसी है वही मसागे। बहुत जबरदस्त मेहनत है। तलहा, वेलकम करते हैं शो पे।
क्या हाल है मालिम ठीक हूँ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। पिटाई तो नहीं हुई ना आज घर पे? क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं हंस रहे मुस्कुरा रहे? नहीं, हंसते पिटाई मुस्कुरा वगैरह रहे कुछ बोलो। नहीं हुई इस तरीके से। पिटाई होती भी नहीं होगी अच्छा, हैं? हाँ, बस हाँ, बहुत सही। बड़े थोड़े बच्चों को पिटाई मारते तो इतना हमारे प्यारा जैसे भी बच्चा। होती है। अच्छा लेकिन वैसे इतना छोटा बच्चा भी नहीं है। तलहा इस मैट्रिक या मैट्रिक कर लिया अभी मैट्रिक बेटा? किया। कर लिया ना? जी। कैसे हो एग्जाम? ठीक हो गए थे। माशाल्लाह मुश्किल थे? ऐसे क्या आया था? नहीं, मुश्किल इस तरीके से नहीं होते हैं कि जो पढ़ाते हैं ना हमें स्कूल के अंदर, उसी तरीके से पेपर लिए जाते हैं, लेकिन पूरा साल होता है स्टूडेंट के पास। अच्छा क्योंकि मैट्रिक में ना ऐसे वैसे बड़े आते हैं। मैंने कहा ऐसे क्या आया था? ऐसे लिखे मजमून वो लिखे। तो ऐसे कर दिया होगा। हाँ, बस इस तरीके से ऐसे ऐसे होती तो है ऐसे कर एप्लीकेशन। दिया। तो मुझे मैंने एक बार एप्लीकेशन ना उर्दू की क्लास में लिखी थी ऐसे कि जी आपके पास फीस माफ करने की एप्लीकेशन। तो वो मैंने वहां से मेरी टीचर ने मुझे पहली दफा कहा तुम तो एक्टर बनोगी बड़े। सारी मिजरीज लिख दी आपने जो नहीं थी, सब डाल दिया दुखी उसके मेरे अंदर। अब्बा का ये मसला है और तांगा जो है हमारा अल्लाह उसका खैर करे। पहिया निकल गया है तो मेरे अब्बा अब तांगा नहीं चला सकते और अम्मी को इतना बीमार कर दिया। बहन भाइयों को तो पूछे ही ना। हाँ, वही ना। बड़ी खौफनाक एप्लीकेशन थी। तला छोड़ो भाई। तो ये मुझे बताओ कि ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मैं वीडियोस बनाऊं? चैनल किसने बना के दिया था यूट्यूब पे? शौक इस तरीके से था कि मुझे वीडियोस वगैरह बनाने की दिलचस्पी थी इस चीज़ों में। फिर शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से करना चाहिए। मैंने 2-3 वीडियो सोशल मैसेज की बनाई थी आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले। लेकिन फिर वो सोशल मैसेज की वीडियोस इतनी ख़ास चली नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, माशरे के मसाइल के ऊपर और आम लोगों से जुड़ी बातों को लेके वीडियो बनाई, तो वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और अब इस चीज़ को तकरीबन 4 से 5 महीने भी हो गए वीडियोस बनाने के सिलसिले को। क्या बात है। तो क्या वहां से एडिट का भी कोई भाई करके देता है या फिर नहीं, एडिट क्योंकि खुद वो होता है मोबाइल। ना, एडिट होती है उन वीडियोस में। जी जी, एडिट करना पड़ता है हर वीडियो को। और एक मुख्तलिफ ज़्यादा करेक्टर होते हैं, एक से ज़्यादा। तलहा भी खुद होता है, अब्बू का करेक्टर वो भी मैंने ही अब्बू का करा। कैरेक्टर भी हाँ, तो फिर वो एडिट करनी पड़ती है, वो मोबाइल पे कर लेता हूँ। अच्छा तो घर वालों ने सपोर्ट किया या कहा कि नहीं पढ़ाई करो, किस इधर ध्यान नहीं लगाओ तुम अपना सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था पहले भी, अब भी करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अच्छा idea मोनेटाइज हो कैसे? गया चैनल? हाँ, monetize हो गया? मोनेटाइज हो गया? नहीं, चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अभी तुम्हारे तो इतने व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो मोनेटाइज क्यों नहीं कराया? मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बाद में बनाया था, इंस्टाग्राम सबसे पहले बनाया था। अच्छा तो यूट्यूब पे थोड़ा अभी टाइम है। यूट्यूब पे अभी थोड़ा और ये सा- कैसे देखते हो? जैसे तुम्हें ये था कि यार इस पे मुझे करनी चाहिए, वो कहाँ से आइडिया आता है? या चलते फिरते आ जाता है? कहीं सब्जी लेने जा रहे होते कि यार ये हाँ इसमें बनाता हूँ मजा। वो इस तरह से आता है, इंसान अपनी आंखें खुली रखे, कान खुले रखे, तो उसको बहुत से लोग इस तरह से नज़र आएंगे बाहर भी जो सबसे थोड़े से अलग होंगे, मुख्तलिफ। जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाली मेड आती हैं या कोई प्लम्बर वगैरह आ जाता है, उसके ऊपर इंसान वीडियोस बना लेता है। या फिर गली में एक ऐसे अंकल होते हैं जो हर किसी को मशवरे दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास जुमले होते हैं, पेट जुमले होते हैं उन Observation लोगों के, कितने उन हाँ अंकल्स हाँ के। हाँ हाँ, वो फिर हाँ, इंसान और ये सही तुम्हें है। पता है मैं पेरेंट्स टीचर्स हैं जी, पापा भी और मामा भी। किस क्लास को पढ़ाते हैं? वो 5वीं 6ठी 7वीं को पढ़ा, 6ठी 7वीं 8वीं को पढ़ा। देखो जो बोलने का तो मम्मी डैडी से आया होगा ये स्टाइल। वो मुझे खुद भी किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है पहले भी। मैं स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे उर्दू की किताबें, तो मैं वो सारी रीडिंग जो है हमें कहते थे कि ये आपका गर्मियों की छुट्टियों का काम है, लेकिन मैं उसको ख़ासतौर पे उर्दू की किताबों को पहले ही पढ़ लेता था, कहानियों को। तो मुझे शुरू से ही शौक है, शायद उस वजह से उर्दू में बेहतरी है। देखो मुझे अपना बचपन इसमें नजर आ रहा है यार बड़े कि मुनफरिद बेटा, अंदाज में जो है ना। अच्छा मुझे तो इतना सपोर्ट नहीं करते थे टीचर्स, बच्चे वगैरह तंग ही करते हैं। जब आप टैलेंटेड हो, यूनिक हो ना, तो लोग तंग भी करते हैं आपको। मेरे को तंग करता है? नहीं, मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा। ये क्या एड्रेस बताओ तुम्हारा आसपास? सही मैंने भी है। वहीं घर लेना है। बहुत अच्छे लोग हैं तुम्हारे अच्छा, इलाके एक में। और चीज तुम्हारी Very खासियत nice. पता है क्या है कि लोग करते हैं, लिखते हैं। अब तुम एनिमल्स पे भी करते हो कि मैं तोता हूँ, अब मैं एक पैरट हूँ। पैरट की जो चीज़ें पैरट करता है, जो खाता है, या उसे माहौलियात से जो प्रॉब्लम है वो करता है, तो ये भी एक अलग सी तुमने निकाली है। किसी ने ये वाला आइडिया किसी ने दिया कि ठीक है इंसानों पे तो होता ही है, ये भी करो एनिमल्स वगैरह पे, बर्ड्स ये पे। हमारी जब ईद आई थी, बड़ी ईद, तो बड़ी ईद पे मैंने देखा था आम लोग इस तरीके से करते हैं, जानवर को भगाते हैं ईद से एक दिन पहले, उसको शोर करते हैं सारे बच्चे मिलके, एक जानवर के आगे दूसरे जानवर को भी ज़बह करने का। तो मैंने इसके ऊपर भी एक मैसेज टाइप वीडियो बना दी थी कि मैं इसमें एक बैल बन गया था, उसमें कहता है मैं चल तो रहा हूँ, मज़ीद कितना मुझे थकाओगे, ईद में सिर्फ एक दिन रह गया, अब मुझे आराम कर लेने दो। इस तरह की जो थोड़ी सी मैसेज भी उसमें हो गया था, और एक तरह से कुछ तो बेटा ये कोई लिख के देता है स्क्रिप्ट या आप खुद लिखते हो? ये मैं खुद लिख लेता हूँ और फिर जो है कि अपने घर वालों को दिखा देता हूँ कि मैंने ये तैयार की है। वो अगर कहते हैं कि इसमें आपको थोड़ी सी मजीद कुछ हटाने की या मजीद बेहतर करने की, नौक पलक सवार वो भी कर देते हैं। जी और वो जो कैट, तुम्हारा कैट वाला भी मैंने देखा है, जी जी। तुम कैट बने के, वो कैट का बिल्कुल जैसे है जो नेचर होती है ना कैट की, कि सुकून की जगह देखी तो लेट गई,
और मुझे तंग ना करो, मैं यूं बिल्कुल ये रिएक्शन है यार। कालीन देखा तो उसको खराब करना। कालीन देखा तो उसे खराब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वगैरह क्या कहते हैं? स्कूल में फ्रेंड्स हैं, खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, जेलस भी होते हैं कुछ? नहीं, वो देखते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें प्राउड है तुम पे। जबरदस्त। नहीं तो फ्रेंड्स हैं स्कूल में, सारा वो खेलना वेलना उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बाहर जाते हो उनके मैसेज साथ? वगैरह करते हैं, उनसे मुलाकात भी होती रहती है। हाँ, लेकिन वैसे तो स्कूल जाते हो ना, मतलब फ्रेंड्स हैं वहाँ, जी, जी। क्लासेस सब लेते हो, अच्छा लगता है पढ़ाई, टीचर्स, और ये मुझे सब लगता है कि अच्छा क्लास में लगता तुम फर्स्ट आते होगे तला। हाँ, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, कभी ये कि सेकंड पोजीशन आ गई, कभी थर्ड, अक्सर ये पोजीशन में ही रहती थी। मॉडल चाइल्ड है ये बच्चा। बेहतरीन है, माशाल्लाह, बिल्कुल कितना- ऐसे ही है। और आप देख क्रिएटिविटी कितनी है। और अभी तो बहुत सारे बेशुमार टॉपिक्स हैं। तुम तो कह रहे हो अभी कभी ट्रेन बन जाओ, कभी कोई गाड़ी बन जाओ, कभी बाइक बन जाओ, कभी बाइसिकल बन जाओ। तो ये चीजें हैं ना, कितनी चीजें अभी जहन में कभी चल रही जुहेब है। अंकल ही बन के देखना बेटा, वो भी वीडियो बड़ी वायरल होगी। तो स्टडी करो, बताओ वैसे अगर एक वीडियो बनाओ जुहेब अंकल पे, कैसे बनाओगे? तो इनके साथ इनके वीडियोस वगैरह इनकी देखनी पड़ेंगी, इनसे अभी अंदाजा हो देख लो जाएगा ना, अभी इंसान। ऐसे ही है, वीडियो में भी ऐसे ही है। क्या बनाओगे? एक मतलब न्यूज एंकर, जर्नलिस्ट, क्या वीडियो होगी ये, है ना? बताओ। यार वो अच्छी चीजें देख के बनाता है, ऐसे नहीं है। उन पे कोई बात होती है घुलने जिसमें मिलने कोई वाला बात नहीं, शख्स। उसको नहीं देखता बहुत वो। अच्छा, मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ तला, सच्ची वायरल है, वायरल। अच्छा, आगे क्या करना है तला, क्या सोचा है तुमने? मैं इसी वीडियोस को लेके ही आगे चल रहा हूँ, अगर लोगों को इस तरीके से पसंद आ रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में अगर मज़ीद मुझे कोई मौका मिला ट्रैवलिंग वगैरह करने का, तो मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊंगा अच्छा, लोगों आप को। ड्रामा भी लिख सकते हो, मुझे तो लगता है इतने अच्छा आप लिखते हो, समझते हो। तहरीर। ड्रामा क्यों नहीं लिखते? और उसमें बहुत अच्छे मतलब एक बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छा करियर है, अच्छे पैसे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, ड्रामे लिखो। ड्रामे में ऑब्जर्वेशन ही तो है जो तुम्हारी है, जबरदस्त है वो। ड्रामे में यही होता है, राइटर जो बिल्कुल। मुआशरे में चीजें हो रही होती हैं उनको highlight और हमें करता चाहिए, हमें ड्रामास की तो बहुत सही बड़ी कहा वैसे इंडस्ट्री आपने, है। अच्छी बात हाँ, की है, इतनी ड्रामा बड़ी की। इंडस्ट्री, हम तो, हमें तो मसला ही सिर्फ ये कि अच्छे राइटर्स नहीं है, तो आप तो इतने अच्छा बोलते हो, लिखते हो, शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर लूँगा। कोशिश नहीं, बस अब कर ही लो। है। कर लो। अच्छा, कर ही लो। अपनी कौन सा काम अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो तुम्हें कहो यार ये, हाँ ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, मजा आया है करके? अपनी जो मैंने कोई इस तरह की वीडियो बनाई है, हाँ। वो मैंने बनाई थी ईद से, छोटी ईद से पहले एक दर्जी बन के बनाई थी, वो वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके क्या अलावा कर रहा था? दर्जी क्या कर रहा था? लोगों के सूट लेके रख लिए थे और हाँ बना दूंगा, और फिर एंड टाइम पे खुद भी आगे पीछे हो गया था और लोगों के टोपियां करा रहा था उसको, कभी बाद में आ लेना नहीं लेना। मुझे लगता है लोग जरा घबरा जाते होंगे अब तल्ला को देखे कि हमें ये हमारी वीडियो ना बनाए, है ना? गुड है, थोड़ा सा जबरदस्त। तो ऐसा आसपास होता तो लोग अब पहचानने लगे होंगे जब तो निकलते होंगे। हाँ, पहचानते हैं काफ़ी लोग, बाहर भी जब भी जाऊँ या इधर उधर पहचानते हैं, तस्वीर वगैरह और भी बनाते हैं। फैमिली में जब बंदा मशहूर हो जाता है ना, जरा लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है थोड़ा, तो कुछ हुआ ऐसे, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है? इम्पोर्टेंस पहले भी थी, इम्पोर्टेंस अब भी है, और वैसे ही है मुझे तो पक्का लगता बच्चा है। और तैयारी तुम्हारा करके आया जरा है। कॉलर तो पक्की नहीं होगा तैयारी कि है। हाँ भाई अब तो मुझे लोग जानते हैं, क्या बात है, कौन हो भाई, मैं टाइम नहीं है मेरे पास। ये वाली अच्छा बात है। तला, ड्रामे देखते हो, कार्टून्स देखते हो, वीडियोस दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की, वो जो बच्चे उनकी वीडियोस आती हैं, तो मेरा बेटा भी देखता रहता है, तो क्या पसंद है, किसको फॉलो करते हो? मैं वीडियोस देखता हूँ, वो एक हैं हमारे वाइल्ड लाइन्स बाय इब्रार, जो इस तरह से ट्रैवलिंग वगैरह करते रहते हैं अपनी बाइक के ऊपर। अभी थोड़ा टाइम पहले उन्होंने पाकिस्तान से शुरू किया था, ईरान भी गए थे वो। मेरे मियाँ भी देख रहे होते हैं, मुझे भी दिखाते हैं। अफगानिस्तान वगैरह घूमते मैं तो घूमते। आधी आधी से दुनिया कहते तुम ऐसे फ्लाई नहीं करती, डरती इतना हो। चलो मैं तुम्हें टीवी पे सैर कराऊं, मैं तो बहुत ममालिक घूम चुकी हूँ फैसल के साथ। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी वीडियोस। हाँ, वो अच्छी होती हैं, रास्ते में रुकते जाते हैं, Travel कभी vlog। दरख्त के नीचे बैठ के अपना पानी की ब्रेक लेते हैं, और इस तरीके से तो तो अब अच्छी तो होती है। तुम्हें स्पॉन्सर वगैरह बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तुम भी ट्रैवल लॉग अपना और फिर दुनिया के मुल्क घूमना। नहीं, ड्रामे लिखेगा। जी, मौका मिलेगा तो जरूर। माशाल्लाह, आई लव हिज कॉन्फिडेंस। है तला? जी, आई लव हिज। क्या ख्याल है, चाय अच्छा के तुम कप? देखो, किसी भी चीज को देखो या किसी को भी देखो, जब मेरे ऊपर तो बनाना। आप बेटा एक वीडियो बना दो, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? अगर अभी एकदम से ऑन द स्पॉट तो और कुछ समझ नहीं आ रहा, बस यही है कि आप लोगों ने सेट काफ़ी अच्छा बना रखा है, रोशनी वगैरह प्रॉपर इसका ख्याल किया हुआ है, और एक अच्छा बैकग्राउंड वगैरह, सारी सिनेरियो अच्छा है, बस यही मेरे जहन में आ रहा है। बस ये दो अच्छे नहीं है जो बैठे। चाय पानी भी हमें टाइम पे मिल जाता है हाँ, है ना? अच्छा ज़ुएब, कैसे लग रहे हैं बात करते हुए उन पे? ये घुलने मिलने वाले शख्स लग रहे हैं। देखा यार, सारे दिल साफ होता है जिन लोगों का, उनका ऐसे ही होता है, लोग समझ जाते हैं। तला का भी दिल साफ है, मेरा भी दिल साफ चाय में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, बिल्कुल सही बात आपने की। हाँ, घुलते हैं और मिलते, ठीक है, घुलने मिलने वाले घुलते। यार वैसे मैंने आज गौर किया, घुलने का तो मतलब है कि चाय में घुल गए, पानी में घुल गए, घोलिए जो आराम से, ठीक है। अच्छा फिर बेटा और बताओ अंकल के बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा डर किससे लगता होगा डर वीडियो के हवाले से? इधर इस एरिया में?
नहीं, यहाँ तो डर नहीं है, सारे ही। वैसे घर में इधर उधर कोई मतलब किसी जानवर वानवर से डर लगता है? हाँ, जो बैल जो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं उनसे डर लगता है। हम लोग कभी नहीं सोचते बैल भी आ सकती है जिंदगी में आसपास। बिल्कुल। हम तो कॉकरोच छिपकली वहीं तक ही रुक गए हैं। नहीं, गाय भैंसे भी आजकल आ रही है जिंदगी ईद के में। दिनों में तो जब जाते हैं तो जानवर वगैरह होते हैं उनसे डर लगता है, जो खतरनाक होते हैं। वैसे लेकिन बेहतरीन है। अच्छा मुझे बताओ, अभी 10 दिनों में या 15 दिनों में कोई ऐसा कंटेंट जो तुम कह रहे हो कि यार ये वाला जो आएगा ना लोग बहुत इसको पसंद करेंगे, किस चीज पे काम कर रहे हो, किन टॉपिक्स पे? अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने, जैसे हमारे घर में फ्रिज सही करने वाले नहीं आते, हाँ, वो बड़ा फनी था। हाँ। वो बनाई थी। उसके अलावा ये कि एक वीडियो और भी है मेरे पास, वो बनानी है। फिर हो सकता है मैं एक स्क्विड गेम से रिलेटेड वीडियो बना लूँ। स्क्विड गेम से रिलेटेड क्या सीरीज देखी? एक्सप्लेन देखा था। क्या देखा था? एक्सप्लेन जो नहीं करते, क्या ड्रामा है? वो अक्सर इस तरह के आते हैं ना हिंदी करके देते हैं आपको। कि सीजन पूरे सीजन को एक्सप्लेन करके दे ये देते तो हैं। सीरीज क्यों नहीं देखी? 3 सीजन आए, तीसरा सीजन तो बहुत कमाल है, क्यों नहीं देखा? बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना उसमें, तो कई कई घंटे की क्यों एपिसोड मसरूफ होती है। होते यही काम करना होता है वीडियोस बनाने का। नहीं बेटा, देखने को तो 1-2 दिन में भी देख लेते हैं, मजे का है, देखना मजे का चाहिए। है। देखो अब तो मीडिया उस में पे आ बनाओगे गए हो। तो हाँ, देखोगे तो और अच्छा बनाओगे। एडोलेसेंस है, वो बड़ी अच्छी सीरीज है। ये बड़ी कमाल सीरीज है। मतलब मीडिया में थोड़ा सा चीजों का ज़ुहैब को वैसे पता होना चाहिए। बिल्कुल। ज़ुहैब खुद नहीं देख रहे। नहीं, तुम देखो, तुम स्क्विड गेम देखो, है पसंद है? स्क्विड गेम देख के जो बनेगी ना वो जबरदस्त बनेगी। ये तो है, ऐसा ही हाँ, तो तुमने यानी 2-3 दिन अभी ये लाइनअप किए हुए हैं है। चीजें। जी जी, इस तरीके ये करना है। और तुमने कहा कि वो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो आते हैं घर में, जी जी। फ्रिज उसका तो किया हुआ है ना इलेक्ट्रिशियन का? वो मैंने इलेक्ट्रिशियन का भी किया था। उसके कि अलावा टेस्टर है बाजी, टेस्टर दे दे। हाँ, और इस तरह अच्छा, से। लेकिन और बड़े उससे होके पहले बनना काम क्या करते है? कि एक जहन में होता है ना, साथ हमारे भाई बहन डॉक्टर है, भाई डॉक्टर बन चुके हैं अच्छा, भाई और डॉक्टर। सिस्टर डॉक्टर बन रही हैं। माशाल्लाह। तो बड़े पढ़ी लिखी फैमिली है आपकी। तो आपने क्या करना है बेटा बड़े होके? मैं जो है इसी अपनी फील्ड को लेके आगे चलना चाहता हूँ। हाँ, तो क्या बनना है? इस फील्ड को आगे लेके कहाँ जाओगे? इस फील्ड को आगे लेके अपने आप को एक अच्छे मकाम पे देखना चाहता हूँ, ताकि जिसमें लोग ये स्पेसिफिक हो गए ना कि मैं एक्टर बनना है, मुझे कंटेंट राइटर बनना है, मुझे मिसाल बताया ड्रामा लिखना है, प्रोड्यूसर बनना है। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप श्योर हो कि क्या करना है। बहुत बड़ी फील्ड है। फिलहाल मेरे जहन में ये है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएशन को लेके ही आगे जाना है, इस तरीके से अपना कंटेंट को आगे अभी बढ़ाना। डॉक्टर पे किया बनाया और भाई ने कहा ये क्या तुमने डॉक्टर्स पे नहीं करना है इस तरह की नहीं बात। बनाई थी मैंने, डॉक्टर के ऊपर बनाई थी। क्या कहा था उसमें? उसमें ये था कि डॉक्टर के पास हर कोई पेशेंट आ रहा होता है कि मेरे बच्चे को ज़रा सी बीमारी होती है, अम्मा लेके पहुंच जाती है, इसकी इतनी हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा बीमार हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जब उसे देखता है कहता है अम्मा इसको तो कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। इस तरीके से मुख्तलिफ पेशेंट आते रहते हैं, उसके बाद किसी को ये मसला होता है, किसी को वो मसला होता है, और बेचारा डॉक्टर बैठा हुआ होता है। और बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, तलहा के जो पेज है उस पे 9 मिलियन व्यूज भी आए हुए हैं जी, कुछ जी, वीडियोस बिल्कुल, में। बिल्कुल ऐसे एक ही कुछ अच्छा, और वो बातें रिलेटेबल वीडियोस हैं, शहरों में, गांव में खास तौर पे, वहाँ बड़े शौक से लोग रिलेट कर सकते हैं। और ये सिंपल वीडियोस देखते, इसमें तुमने चारे वाली वीडियो बनाई थी कि थैली में कितना चारा डालोगे, तो बड़ी प्यारे मजे का कंटेंट है, रिलेटेबल, और बच्चे की बहुत कमाल सोच है। मैं बड़ी सोच impressed हुई, creative है, बहुत सोच impressed हुई मैं creative है तलहा भाई। से मिलके। बेटा बहुत दुआएं आपके लिए, जज़ाकल्लाह। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कोई मैसेज दोगे तुम मैसेज किसी दो। को? मैसेज मेरा यही है सबको, लोगों को, कि जिस काम में भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अपना मेहनत जारी रखें और अपने पेरेंट्स की फरमाबरदारी करें, अपने वालिदैन की, और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं। अगर कोई वीडियोस वगैरह बनाता है या अपनी कोई भी और फील्ड है, स्टडी कर रहा है, तो उसमें मेहनत करते रहें, किसी से जेलस ना हो, किसी से हसद ना रखें, और अपने काम को आगे लेके चलें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी जरूर बेहतरीन देगा। मैसेज, बहुत शुक्रिया तला, तुमने Thank वक्त you, दिया बेटा, हमें thank you, और sir. All the जबरदस्त काम best. कर रहे हो, इसी तरह काम करते रहो, क्रिएटिव, बड़ा जबरदस्त स्टोरी। मैं खुद देखता हूँ भाई, तला की 2-4 वीडियोस तो मैंने भी मैं देखी भी है, बड़ी देखो, और आप मजे भी बिल्कुल फॉलो करें। पेज को फॉलो करना है या यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो? यूट्यूब चैनल को कर तो अभी हम, क्योंकि उसको मोनेटाइज करना है, तो यूट्यूब चैनल का नाम है आपके तलहा अहमद। तला अहमद। तला अहमद, तला अहमद को देखिए, उसमें तुम्हारी पिक्चर बनी हुई जी, है। मेरी picture बस जी फौरन सब्सक्राइब करें। मैं तो अपना फोन देखिए, लेके मजे-मजे अभी की videos। सब्सक्राइब करो भाई इसके यूट्यूब के चैनल ये जो को। content आ रहा है ना आजकल, फौरन आप इसमें भी एक बड़ा subscribe ताज़ा करें। हवा का झोंका है ये। हमने अपने बच्चों को जो है प्रमोट करना है, चलें जी, हम तो encourage अभी कर करना लेते हैं, है। बिल्कुल, हाँ। ये जो है स्टार्स ऑफ द फ्यूचर है, और हो सकता है कुछ सालों के बाद मैं बात कर रही हूँ, इसके ड्रामे में काम कर और रही क्या? हूँ। यू नेवर नो। बिल्कुल ऐसे ही। एक I ब्रेक see लेना है that राइज एंड way. शाइन में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से ये मुलाकात कराएंगे कर आपकी। लिया हमारे सब्सक्राइब साथ। तला के चैनल को। क्या बात है। जी वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक। ज़ोहेब, एक पता है बड़ी मजे की चीज क्या लगती है, आप किसी दूसरे मुल्क जाएं, पाकिस्तान से बाहर हम जब घूमने जाते हैं, जो भी काम के लिए जाते हैं, जब दूसरे पाकिस्तानी मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और वो फिर जिस तरह आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका शो देख रहे हैं, बहुत मजे करते हैं। बड़े ओवरसीज पाकिस्तानीज का हमारे पास व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और वो खुद भी चाहते हैं कि वो शो का हिस्सा बने। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सबको ही मौका देते हैं कि वो अपनी बात करें, अपने दिल की बात करें। इससे पहले हमें हमारे चेहरे जो हंसते मुस्कुराते लग रहे हैं आपको, तो इसकी वजह है कुछ। वजह है? वो वजह ये है कि हम वीडियोस देख रहे थे, बड़ी फनी सी वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पे, तो बड़े मजे मजे का कंटेंट हो रहा है। वो हमने हमारे साथ तला की वीडियोस उसकी कितनी अच्छी देखी, वीडियोस थी। बड़ा स्मार्ट अच्छा, बच्चा है। तो अभी हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उन्हीं में से एक पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया है और वो पीएचडी स्कॉलर है जनाब। माशाल्लाह। इसके साथ साथ वो शेफ भी हैं और बेकिंग वगैरह भी करती हैं, तो काम ये साथ साथ कर रही हैं, लेकिन पीएचडी स्कॉलर भी हैं। और एक चैनल पर लाइव कुकिंग भी कुछ कर रही हैं, ऐसे सेगमेंट्स, मतलब हमारे शाजिया इमरान साहिबा हैं हमारे उनसे साथ। पूछना पड़ेगा, शाजिया मल्टी टैलेंटेड, हाँ, कुकिंग किंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, बेकर और शेफ। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी है शाजिया आप, ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? यार हम ठीक है, लेकिन थोड़े से हैरान हैं। हाँ। माशाल्लाह शाजिया पीएचडी भी कर ली है, तुम अपने कुकिंग शोज भी कर रही हो, सारा कुछ। कनेक्शन क्या है ये, शेफ, कुकिंग, बेकरी और साथ में पीएचडी? कुकिंग और बेकिंग जो है वो एक हॉबी है और मैं अक्सर कहती हूँ कि ये मेरा कैथारसिस है। आई एम हैप्पी, आई विल गो टू द किचन, आई एम सैड, आई विल गो टू द किचन। कितने लकी है आपके हस्बैंड में से। मतलब ये जज्बात का इजहार आटे और सब्जियों पे करती हैं। बहुत लकी हस्बैंड है भाई आपके। लेकिन पीएचडी तुमने ऐसा ही है। किस सब्जेक्ट में शाजिया, पीएचडी कहाँ से की और किस सब्जेक्ट में? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स विद द स्पेशल इंटरेस्ट इन ऑटिज्म और ये फीमेल यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड से। और ये यूके से आपने की है पीएचडी? जी, यूके से। माशाल्लाह। तो आपका मुझे लास्ट पेपर होता है जिसको पता नहीं थीसिस कहते हैं, क्या थीसिस टाइप है पीएचडी में, ऐसा जी, होता जी, है? बिल्कुल ऐसे मेरी ही बहन ने भी क्योंकि पीएचडी की हुई है। आपका क्या पेपर आपका था, सब आप जो सब्जेक्ट था उसका क्या था? It was like autism के हवाले से ही था कि how siblings are affected by the children with the autism and autism वाले बच्चे जो हैं उनका अपने siblings पे और siblings का उनके जो children with autism है उन पे कैसे इफेक्ट होता है, how they cope, how they affect each other, इनकी habits, इनकी socialization, इस पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो अपने आप को इस मतलब सिबलिंग्स और इन बच्चों में जो कनेक्शन है वो कैसे इफेक्ट करता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट और है। सिबलिंग्स की भी ज़्यादा ट्रेनिंग इसमें होगी, उनके लिए भी लर्न के उनको कैसे लेके चला जाए साथ। लेकिन ये हमेशा भी है ना उनकी पेरेंट्स की साइकी बात समझते होती हुए। है। जब भी हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो पेरेंट्स का उसमें रोल, ये वो बच्चों की वाकई बड़ी कम बात होती है। मुझे बताइएगा ये पेपर हम कैसे पढ़ सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। असल में यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो इफेक्ट होता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इनका आप कह लें कि जो इनके सिबलिंग्स होते हैं वो उन पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, वो उनसे बहुत कुछ लर्निंग करते हैं। दीज चिल्ड्रन दे लर्न फ्रॉम इमिटेटिंग, दे लर्न बाय आप कह लें कि जो देखते हैं उससे सीखते हैं। ये आप इनको इनकी जो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड होती है और लर्निंग। बहुत सारे बच्चे ये क्या होता ऐसे है ही कि वो उनका टाइम जो है वो दूसरे बच्चे ले जा, मतलब और जी। जो स्पेशल नीड्स का बच्चा है, माँ बाप को उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो दूसरे बच्चे भी कभी कभी बिल्कुल थोड़ा ऐसे ही उससे है। भी इफेक्ट हो जाते हैं, तो Left out सा सबके feel लिए है, बिल्कुल मुश्किल होती है। होता है, इस तरह से होता है। और इसमें यही है कि आप अगर आपके घर में ऐसा है कुछ कि आपका एक बच्चा जो है विद स्पेशल नीड्स है, तो आप अपने बच्चे को, दूसरे वाले बच्चे को जो कि न्यूरोटिपिकल बच्चा है, उसको इन्वॉल्व करें और उसको समझाएं कि यू आर गोइंग टू बी हिज और हर केयर टेकर। जी। जैसे मेरा जो माय यंगर सन, ही इज ऑटिस्टिक, ही इज going to be 20 this year and he is going to university and माशाल्लाह से उसका बड़ा भाई है, he is very close to him और वो उसका बहुत ख्याल रखता है। वो दोनों का आपस में बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये अच्छी बात है, इन्वॉल्व किया साथ में। मेरा छोटे वाला बेटा जो है वो उसके लिए जो भाई ने जो कह दिया है दैट इज हर पे आखिर, तो वो उसने जो कह दिया है उसने जो बस वही होना बता है, दिया वही होना है। फॉलो करना है। तो कोई खास रीजन जी। आपने इस सब्जेक्ट में ही पीएचडी किया?
as I told you, my son is autistic, so अच्छा that सॉरी, was मैंने my वो main सुना नहीं, concern. मुझे आवाज नहीं अच्छा थी। बहुत कमाल अच्छा, की बात चलिए अब है। इससे हटके जरा आपकी कुकिंग की भी बात करते हैं ना। क्या सबसे जबरदस्त आप बनाती हैं, कुक करती हैं, पाकिस्तानी या जी, सब कुछ। सब कुछ? तो आपका YouTube का पेज है, Instagram का पेज है और लाइव भी कुछ चलती है YouTube वीडियोस? पे भी है, YouTube पे भी चैनल है, इंस्टा पे भी पेज है। आई एम नॉट वेरी एक्टिव, कभी ख्याल आता है तो कर देती हूँ। और इस्लाम चैनल उर्दू, वहाँ पे कुकिंग का एक लाइव सेगमेंट है, वो करती हूँ। मतलब लाइव में तो कोई मार्जिन ही नहीं है ना, उसमें तो अगर कुछ जल गया, कबाब जल गए तो जल गए। गड़बड़ हुई, गलत कुछ गड़बड़ पड़ हुई गया तो तो पड़ गया। सही बात है। आमतौर पे अभी तक हुई नहीं है ऐसी कोई गड़बड़, लेकिन फिंगर्स तो क्रॉस। हम अगर वहां पे आए तो हमारे लिए क्या बनाएंगे आप? मैं और नादिया अगर प्लान है नेक्स्ट ईयर आप जो इंशाल्लाह। कहेंगे, सही आप जो कहेंगे। चले, बेहतरीन है, मेरे जबरदस्त। बेसिकली आई लव कुकिंग। मुझे देसी से इटालियन या इंग्लिश या जो भी आप टर्किश, सब कुछ ही घर पे बनता है। बेसिकली जब हम यहाँ पे आए थे तो आप कब आई थी we used शाजिया, to ये भी dine out. बताएं। आप यहाँ यूके पाकिस्तान से कब शिफ्ट हुई, किस शहर से गई थी? शहर तो मैं पूरे पाकिस्तान में ही हूँ क्योंकि मैं पैदा एक जगह पे हुई, फिर एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट सिटीज में रहते हुए फाइनली आई वाज इन लाहौर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। 2013 में मैं आई थी यहाँ पे यूके में, अच्छा, और नाउ वी आर लिविंग इन लंदन। चले, जबरदस्त है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया शाजिया। और करियर भी, और जैसे आप काम करिए मुख्तलिफ फील्ड्स में भी, तो वो भी इस तरह फ्लरिश आप करती रहें। तो ये जनाब शो आज का नादिया। बिल्कुल, आप भी अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे शो में आप जो है उसका हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी आपसे मुलाकात करके। तो जरूर हमें आप कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें भी जाना पड़ेगा ना, हमें जाएंगे तो फिर हमें मैसेज सहूलत हो कर जाएगी। सकते हैं। बिल्कुल, हम तो अपनी पीआर पे काम कर रहे हैं जो पुराने जानने वाले लोग थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, हाँ, पता तो अब नए लोग नहीं। हाँ, घर पे अब मतलब फोन नहीं उठा रहा कोई, तो बड़ी टेंशन हो रही है। हमने कहा कि सर नए कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। पीआर जरा बढ़ाएं अपनी, तो अगली हॉलीडे पे हमें भी जरा आराम हो, अच्छा आराम सुकून हो, हो, सही। हमारे भी कोई ख्याल रखे चले तो जी। बहुत ज्यादा। हाँ, मंडे को मुलाकात होगी। अब राइजन शायद का वक्त खत्म हो गया है, और इसी तरह आपसे हमारा रिश्तेदारों से connection ज्यादा जारी जो है रहेगा। ना फ्रेंड्स नखरे उठाते हैं। हाँ, ये तो है, नए ये तो दोस्त ये बात बनाने सही बड़े है। जरूरी हैं, हम ये बात दोस्तों की सही है। तलाश में। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। सुहेब, अपना ख्याल रखिएगा खास, ठीक है? आप भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।